इस इलाके में पहले तो एक एक ज़मीन बोलते हैं 4-4 5-5 बार बेची जाती थी। बाद में पता चलता था कौन क्लेम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस तरह की घटनाएं होती थी। और हाल ही में जो लास्ट ईयर से जो सुर्खियों में आया था KGF गैंग, उस गैंग का आतंक भी पूरे इलाके में बरकरार था। देखिए ये गुंडे लोग आप जो बोल रहे हो KGF, इनको अगर समर्थन नहीं मिला कोई राजनीतिक दल का, कोई व्यापारी का, मैंने पैसा वाला कोई व्यक्ति का, तो ये लोग तो जीरो हो जाएगा। आपको मैं स्पष्ट रूप में बोलना चाहूँगा कि बुलडोजर का सरकार चाहिए। सामने ये हो रहा था जहाँ लैंड माफियाओं का दबदबा है, उन्हीं लोगों नेताओं के साथ घूम रहे हैं। ऐसे हालात में अब जबकि आपकी सरकार पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत में आ चुकी, तो जनता को तो अब आशा है आप लोगों से कि माफिया राज, लैंड माफिया, ये सिंडिकेट, ये सब आप लोग तुरंत इस पे राहत देंगे। काउंसिलर हैं, गुंडे काउंसिलर, अच्छा गुंडे भी और काउंसिलर भी है, अलग अलग भी है कोई, तो फिर कोई जैसे मसलमैन है तो वो पुराना जो परिचित था, मैंने उनको बताया कि देखो सरकार बदलने वाली, लेकिन गुंडागर्दी हम लोग नहीं करने देंगे। देखिए हम लोग का साफ एकदम साफ नीति है, गुंडा लोग सब जेल के अंदर होंगे। चुनाव बीत चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, बदलाव भी हो चुका है। जिस परिवर्तन की आस में पश्चिम बंगाल इंतजार कर रहा था वह हो चुका है। और उत्तर बंगाल की अगर बात करें तो उत्तर बंगाल में जितनी भी सीटें थी 54 सीटों में पूरी की पूरी बीजेपी के खाते में गई है। और उन्हीं सीटों में से एक ऐसी सीट है जिस सीट से शिखा चटर्जी ने उम्मीदवारी की थी और वहाँ से उन्होंने जो मतदान हासिल किया है, जो मत की जो प्रतिशत है जीतने का, वह आंकड़ा पूरे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में द्वितीय स्थान पर माना जा रहा है। एक बड़ी उपलब्धि है। और उनके सामने जो उम्मीदवार था रंजनशील शर्मा, उन्होंने भी अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था। और जिस वक्त चुनाव में घोषणा हुई थी उनकी उम्मीदवारी की, तो एक बार के लिए तो स्थिति काफ़ी ऐसा लग रहा था कि इस बार टक्कर कांटे की होगी। मगर जब चुनाव परिणाम आया तो हुआ एकदम विपरीत। टक्कर कहीं दिखाई ही नहीं दी। और इस पूरे चुनाव का जो कार्यभार जिसके ऊपर था, यानी कि अगर हम यूं कहें कि चुनाव का जो सेनापति था, जो अपने सेना को लेकर आगे बढ़ रहा था, उनका नाम था दीपांकर अरोड़ा, जो कि शिखा चटर्जी के लिए कार्य कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो ऐसे अक्सर मीडिया में कम ही आते हैं, मगर आज हम उन्हें लेकर आए हैं खबर समय के इस हमारे कैमरे के माध्यम से आपके सामने में। तो दीपांकर जी हमारे साथ हैं। दीपांकर जी नमस्कार। तो दीपांकर अरोड़ा हमारे साथ आ चुके हैं। दीपांकर अरोड़ा का जो पास्ट है, अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो इनका अनुभव राजनीति में काफ़ी लंबा रहा है। युवा है और युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। इनके साथ युवाओं का काफ़ी अच्छा तालमेल है। इस वजह से युवा इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसका लाभ भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके दल को मिल रहा है। इस बार युवाओं की भूमिका बहुत ज़्यादा रही है। युवाओं का जो योगदान है या उनका झुकाव जिस तरफ कहा जाए तो वो भाजपा की ओर ही था। तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा के जो युवा नेता हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसमें मुझे लगता है कि उनमें से ही एक दीपांकर अरोड़ा भी है। दीपांकर जी, इस बार की जो जीत है वो पिछले बार के मुकाबले में भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी जीत मानी जा रही है डाबूराम फुलबाड़ी इलाके की। और आप काफ़ी चर्चित रहते हैं हमेशा। जब से आपने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, आप तृणमूल में थे, उस समय भी आप चर्चा में रहते थे, आपको लोग जानते थे। क्योंकि जो सिर्फ नेतागण थे उनके साथ आपके संबंध काफ़ी मधुर रहा करते थे, चाहे वो गौतम देव हो यहाँ पर, या उस समय अपने शुभेंदु अधिकारी जी जो उस समय भी थे तृणमूल में, उनके साथ उस समय भी आपके अच्छे संबंध थे। फिर वो भाजपा में आए, आप भी भाजपा में आए, उनके साथ भी आज भी आपके मधुर संबंध है। और आज हम जब बैठे हैं तो मुझे लगता है कि उम्मीदवारी की दौड़ में अगर सीएम के उम्मीदवार की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सिर्फ उन्हीं का नाम सामने आ रहा है। उनके साथ भी आपके घनिष्ठ संबंध है। इस वक्त परिस्थितियाँ बदली हुई हैं पूरे पश्चिम बंगाल में और इस पूरा जीत का श्रेय भाजपा के हर कार्यकर्ता के ऊपर जाता है और साथ ही साथ जो जनता है यहाँ की, पश्चिम बंगाल की, जिन्होंने बदलाव की मांग की थी, उनको भी जाता है। आप ये श्रेय किसे देंगे इस जीत का? जनता को। जनता जनार्दन है
और जनता ने हमें हाथ भर के इस बार वोट डाले। आप देख लीजिए, और जो परिस्थिति ये बंगाल में था, जो तुष्टीकरण का राजनीति, उसके खिलाफ पिछले बार क्या हुआ था कि टीएमसी या ममता बनर्जी का एक था, ये बंटवारा का राजनीति ये लोग करते हैं। तो ये लोग क्या किया, हिंदू को बांट दिए। जैसे जो हिंदी भाषी है उनको बोलने लगा कि बहिरगतो बहिरगतो, तो बहिरगतो बोल के क्या हुआ, वो इफेक्ट हुआ बंगाली अस्मिता के ऊपर, वो इफेक्ट हुआ इस बार। इसीलिए हम लोग का जो पहल था या हम लोग का जो सोच था कि इस बार हिंदू को एक करना है, इकट्ठा करना है। तो हिंदू जब एक हुआ, आप नतीजा देख सकते हो, पूरा बंगाल में एकदम भगवामय हो गया है। सीटों में भी दिखाई दे रहा है 207 एक तरफ, और जो मुस्लिम बहुल अगर कहा जाए उन सीटों में मैक्सिमम वो था, तो वो एक तरफ है। मतलब सीटों से साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण वाला मामला था वहाँ अलग हो गया है, दोनों अलग थलग पड़ गए हैं। तो इसका पूरा श्रेय आप जनता को दे रहे हैं। और जनता है, हमारा जो कार्यकर्ता है ज़मीनी तौर पे, जो पिछले 5 साल में ये लोग तो अत्याचार किए हमारे ऊपर, सभी के ऊपर। There will only be one insignia. आप देख लीजिए, शुभेंदु दा के ऊपर इतने सारे केस डाले, ऐसे करके अगर एकदम बूथ लेवल तक चले जाएं, हम लोग बहुत सारे ऐसे केस हम लोग कोर्ट से बेल करवाए, सर्किट बेंच से, यहाँ से हाई कोर्ट से, कलकत्ते से भी। तो ये लोग जो दमन पीड़न का जो राजनीति करते थे, इसके खिलाफ ये मतदान है। और हिंदू जब इकट्ठा हो गया तो ये नतीजा आना ही था। और हमारे श्रेय और एक जो अदृश्य दिखता नहीं है ये लोग, लेकिन आरएसएस जो हमारे संघ परिवार है, इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इन लोग जागरूक किए जनता को। जो एक होता है ना कि देखिए, हिंदू क्या होता है कि हम लोग हिंदू है, लेकिन हम लोग गर्वित रूप से नहीं बोलते कि हम हिंदू। आज भी देखिए एनजीपी में आप लोग की ब्रेकिंग की है वहाँ पे कि एक हिंदू के घर में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था, जैसे हम बोलने के कारण उनको पीटा गया, उनके ऊपर आक्रमण हुआ, ऐसे माने पूरा जख्मी हो गए वो। फिर भी देखिए यही चल रहा है, ये लोग हार गया है, लेकिन ये लोग ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि अभी सरकार पलट गया है, यहाँ पे पूरा भी जो एकदम स्ट्रिक्ट पुलिसिंग होगा। अभी ये गुंडाराज खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, जो ये गुंडाराज ये लोग जो शुरू किए थे, टीएमसी से पहले सीपीएम भी ये सब करते थे, लेकिन ये लोग एक लेवल एक्स्ट्रा ले गए। ये लोग करप्शन भी देखिए, पहले सीपीएम ज़माने में बीडीओ लेवल तक होता था, पंचायत स्तर पे होता था, ये लोग एकदम डीएम एसपी लेवल तक लेके गए। आप समझ सकते हो, जब एक ज़िले में जब सबसे बड़ा अधिकारी वो अगर वो आपका एकदम पार्टी के बोलने लगा, तो आप तो वहाँ पे फिर सब कुछ जो भ्रष्टाचार हो रहा था, इसीलिए हुआ है ये। दीपंकर जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव कैंपेनिंग में जब थे, आप एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, चुनाव एजेंट के तौर पे, तो उस समय जब आपको कब फील हुआ कि जनता बदलाव चाह रही है? क्योंकि काफ़ी साइलेंट थे वोटर इस बार, और उल्टा बोल रहे थे, मतलब काफ़ी स्मार्ट वोटर इस बार निकले कि जब पूछा जाता था तो वो दीदी के बारे में बात करते थे, तो कैलकुलेशन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों को क्या एहसास हुआ था पहले, उस समय पता चल गया था कि हाँ बदलाव की बयार नीचे से बह रही है, ऐसा कुछ लगा था? किसमें बदलाव आ जाते, अगर हमारे कुछ चूक हो गया कहीं पे काउंटिंग एजेंट, और तब कोविड के दौरान ये चल रहा था काउंटिंग, इलेक्शन भी तब, चुनाव भी वैसे कोविड के दौरान हुआ था, तो इलेक्शन तक ठीक था, हम लोग को वोट भी मिले थे। लेकिन जब काउंटिंग के वहाँ पे चले गए ये लोग, कोविड प्रोटोकॉल्स डाल के अपना आईपैक की टीम, और जो ये जो आधिकारिक रूप में जो इनके जो चमचे हैं, जो पुलिस के हैं, अपने सिविल सर्वेंट्स हैं, इन लोग से ये लोग ये धांधली की थी। तो इस बार तो इनका कोई ये सब चला ही नहीं, इसीलिए ना इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा कि भाई सरकारी जो बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी रखा जाए। क्योंकि इन लोगों को धांधली करना है। इस बार जो क्लियर, जो स्पष्ट बहुमत जो हम लोग को मिला है, इसका कारण है, एक तो देखिए श्रेय इनको भी दिया जाता है, ये अपना इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप में ये लोग अब इस बार काम किए, और एकदम देखिए विरोधी में खाली टीएमसी छोड़ के आप देखिए कांग्रेस भी है, एक भी सवाल उठाए इसी के ऊपर, ईसीआई के ऊपर न, सीपीएम थे, और भी यहाँ पे पार्टीज है, बीएसपी है, एसयूसी है, और भी निर्दल भी है, कोई सवाल नहीं उठा, इनका ही खाली था। क्योंकि इन लोग का जो धांधली है वो हम लोग पकड़ लिए थे, और इनको टाइट करने के लिए ये जो आज इलेक्शन हुआ है ये हुआ।
और जनता का राय जो है स्पष्ट रूप पे आ चुका है। मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश करूंगा कि शिखा चटर्जी की जो जीत है वो अच्छी जीत है, बहुत तगड़ी मार्जिन से वो जीते हैं, 97,000 समथिंग 715। हाँ, तो इसमें व्यक्तिगत रूप में मैं आपका रोल जानना चाहूँगा, व्यक्तिगत रूप में आपका क्या रोल है इस जीत दिलाने में? जी मैं तो एक नहीं, आपका पर्सनल एक होता ना इंडिविजुअल, आपका क्या रोल रहा है इसमें? देखिए पार्टी ने मेरे को इलेक्शन एजेंट बनाया दीदी का, तो उसके बाद जो एक एजेंट का काम होता है कि ये जो पूरा जो चुनाव है इसको चलाना है, तो हम लोग जाके मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत जन जो टीएमसी के जो गुंडे काउंसिलर हैं, गुंडे काउंसिलर, अच्छा गुंडे भी और काउंसिलर भी है, अलग अलग भी है कोई, तो फिर कोई जैसे मसलमैन है, सबसे बैठक की, उनको भी मालूम है, उनके परमिशन से ही मैंने की, उन्होंने भी की, तो वो पुराना जो परिचित था मैंने उनको बताया कि देखो सरकार बदलने वाला है। मैं जैसे आप पूछे ना इसके पहले कि कब आपको मालूम चला कि सरकार बदलने वाला है, ये स्पष्ट रूप में मालूम था कि देखिए जब आप यहाँ पे पंचायत चुनाव सही ढंग से नहीं करेंगे, कॉरपोरेशन में ये जो कोई काम करने वाले नहीं है, फंड्स नहीं है, तो ये चुनाव तो ऐसे हमारे यहाँ पे, मैं लोकल लेवल में बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ पे तो क्लियर मैंडेट था कि कोई जीत नहीं पाएगा यहाँ पे। स्वयं अगर ममता बनर्जी भी आ जाते हैं यहाँ पे नहीं जीत पाती, ये हमारा घर है, डाकग्राम फुलबाड़ी सिक्योर सीट, सिक्योर से एकदम, कोई भी देखिए कोई भी व्यक्ति यहाँ से खड़े होते हैं तो जीत जाते, और यही मार्जिन से जीते या इससे ज़्यादा मार्जिन से भी। और हमारा तो था ही इस बार कि भाई मोदी जी का सरकार ले आई है, डबल इंजन सरकार ले आई, तो कहीं पे देखिए इन लोग का जो ये जो गुंडागर्दी, ज़मीन दखल जो होता है ना, तोलाबाजी, भ्रष्टाचार, ये पब्लिक को और मतलब सहन नहीं करना चाह रहे थे, तो इसीलिए आप देखिए वोटिंग परसेंटेज भी बहुत बढ़ गया। और मेरा काम उतना ही था जो मैंने बिहाइंड द डोर्स, कहीं झमेला नहीं हो। देखिएगा आप यहाँ पे एक भी एडेड वार्ड में झमेला हुआ है, बीजेपी ने जाके एफआईआर किया है लेकिन काउंटर एफआईआर नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है? कहीं पे हम लोग मैनेज किए। आज का डेट में मैं बताना चाह रहा हूँ 11-12 काउंसिलर है जो आना चाहते हैं, लेकिन हमारा पार्टी लेगा नहीं, तृणमूल की तरफ से आना चाह रहे हैं, वहाँ से छोड़ के। हाँ, आज का डेट में तो इनको अब पार्टी का जो सिद्धांत है वही ना मानना पड़ेगा। स्क्रीनिंग है, होता है क्या है क्या नहीं, वो तो पार्टी जब सिद्धांत लेगा। लेकिन मेरे साथ संपर्क में कहीं एमआईसी भी है और भी नेतागण है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। आज अंचल पलट सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पंचायत जो है हम लोग ले सकते हैं, आज का डेट में ले सकते हैं, लेकिन ये तो जब जैसे प्रोसेस के थ्रू लेना है। हाँ, और पार्टी जो, और इनको ही देखिए, इनके अगेंस्ट में हम लोग को मिला है ये जो मैंडेट है, मत जो हम लोग को मत मिला है, ये इनके खिलाफ मिला है, तो पार्टी सिद्धांत लेगा। जैसे आप पहले बताया कि मैं टीएमसी बैकग्राउंड हूँ, तो बहुत जन जो बीजेपी कार्यकर्ता है, लीडर है, मेरे को बताते हैं कि भाई क्या तुम्हारे तो थ्रू ही ज्वाइन करने वाला। आज भी एक जन सीनियर RSS के भैया है, उन्होंने भी बताया कि मानी कैसे सुनने में आ रहा है कि तुम्हारे हाथ से ही ये लोग ज्वाइन करें। भैया मैं कहाँ से ज्वाइन करूँ? पार्टी जो सिद्धांत लेगा वही ना होगा, और पार्टी अगर सिद्धांत लेता है कि इन लोग को लेगा नहीं तो लेगा नहीं, और मेरे हाथ से तो कोई ज्वाइनिंग नहीं होगा स्पष्ट रूप में। और रात को ये लोग फ़ोन करते, देखिए नहीं, एक बात तो मैं काटना चाहूँगा। मैं मुझे पता है कि दीपंकर के साथ सारे लोगों के संपर्क काफ़ी अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे हैं। शुरुआत से मैंने देखा है कि सभी विरोधी दल के भी, आपकी मम्मी का जब देहांत हुआ था उस समय भी विरोधी और पक्ष पे सारे ही लोग आए थे, सभी कोई लगभग आपके यहाँ पर आए थे, और लगातार 2 बार ही आए थे। जब जो अंतिम क्रिया था, काम क्रिया के दिन भी आए थे, तो सभी का संपर्क मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है आपके साथ। और आप उनसे बातचीत भी लगातार संपर्क में रहे, चुनाव के दौरान भी आप संपर्क में रहे, तो इसलिए शायद अप्रोच आपको कर रहे होंगे। ना अप्रोच करना कोई बुरा बात नहीं है। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि पिछले 5 साल हमारे जो कार्यकर्ता, जो नेतागण के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उसका तो कहीं पे देखिए वो भी एक होता है ना कि इनको लेने के पहले 10 बार सोचेंगे पार्टी, इनको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। और कहीं कहीं पे ज़मीनी स्तर पे इनके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेंट्स भी है। तो अब देखना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को कार्रवाई करना है उनके ऊपर में, एक्शन लेना है। हाँ, वहाँ लेने, उनको दल में लेना है तो अभी पहले तो एक्शन लेना पड़ेगा, फिर दल में लेने की बात सोचेंगे कि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको काम करना है। भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर ये बोलो तो ये गलत होगा। हाँ, तो सब भ्रष्टाचार, अब जो नहीं है
वो भी देखिए चोर के साथ रहेंगे तो चोर ही ना हाँ, वो कहलाएंगे तो आप। पिसेंगे ही उसमें। हाँ, तो चोर अब जैसे गाना भी एक हिट हुआ है, सब चोर एक साथ है, हाँ, तो वही जो भी है। तो ऐसा है कि देखिए इन लोग चाहते हैं कि पुराना एक संबंध है, तो वो अलग बात है, पर्सनल जगह अलग है जब, लेकिन जब पार्टी का बात हो जाए और जहाँ नीति आदर्श का बात हो, देखिए हमारे यहाँ पे नेशन फर्स्ट है। जो राष्ट्रवादी हो, जो देश को प्रेम करते हैं, हम उनको स्वागत जनाएंगे, और अगर कोई भ्रष्टाचारी हो तो उनको तो पार्टी कहीं से स्क्रीनिंग में ही वो पास नहीं होगा। बहुत जन इसके पहले भी आना चाहते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्शन के दौरान भी बहुत जन आना चाहते थे, लेकिन बहुत जन हेल्प भी किए, ऐसा नहीं। टीएमसी के बहुत सारे, वो दीदी को भी मालूम है, बहुत जन एकदम न्यूट्रल हो गए थे, शायद मैंने अपने को बचाने के लिए, लेकिन न्यूट्रल हो गए थे। नहीं, अभी तो आरोप आ ही रहे हैं कि कई लोग बोल ही रहे हैं, जो चुनाव हारे हैं वैसे जो उम्मीदवार है वो बोल ही रहे हैं कि हमारे ही दल के लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात तो किया नहीं है, थे हमें ना हराया उनके है। साथ। मैं तो काफ़ी काउंसलर लोग से बात किए थे इस एडेड एरिया में, स्पेशली सिलीगुड़ी का बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग तो नहीं, वो लोग को तो पसंद ही नहीं था कैंडिडेट ही पसंद हाँ, नहीं। रंजन शर्मा। मैं तो भैया ही बोलता हूँ, अब सीनियर है मेरा। उस दिन जब हम लोग काउंटिंग में भी मिले तो मेरे को थोड़ा पकड़ा, मेरे को बोला कैसा है भाई, हम बंगला में ही पूछा क्या होना छो भालो अच्छा, हाँ भाई। लेकिन उनका जो एक छवि है कि गुंडा लोग के साथ चलना, ये आप लोग भी वायरल किए और हुआ भी, खुद भी वो मानना चाह कि ना हम तो सबाई के नहीं चलो, तो सबको लेके चलेंगे, ये अच्छा बात है। लेकिन गुंडे लोग के साथ आप चलेंगे, ये कई छवि आपका जो है, मुझे लगता है कि उनको ये फील नहीं हो पाएगा कि बयार हवा किस तरफ बह रही है और किस के खिलाफ बह रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, तभी यहाँ उन्होंने पे काफ़ी कहा- सारे बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स के पास 50-50 लाख का डिमांड किया गया था। जितने से पहले ही। हाँ, मैंने फंड्स दीजिए, अच्छा, फंड्स के लिए। फंड्स के लिए, मैंने चुनाव लड़ने के लिए। तो आज ये लोग कोई बोल सकता है कि हम लोग किसी से लिया है या कोई धमकी दिया है, कोई भी कुछ नहीं। तो कहीं पे देखिए यहाँ पे जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है, छोटा इंडस्ट्रीज़ है, 150 करीब यूनिट है डाबग्राम के, उस सबको दिया गया। सबको मालूम है कि ज़मीन दखल हो जाएगा, फैक्ट्री बंद कर देगा, सबको पैसा मांगा गया। तो ये डर भी था एक, ये जो कि भाई मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। एक हिंदी भाषी जो है, नॉन बंगाली, वो वोट तो हमारे पास था ही, नेपाली जो अपना राजवंशी। इस बार क्या हुआ, जेन जी जो बोलते हैं, जैन जी। वो हमारे साथ यूथ थे। आप पूरा- देखेंगे भी कल हम लोग का जो रैली था, पूरा यूथ भरा। हाँ, वो सिलीगुड़ी विधानसभा में भी जैन जी का अच्छा तो वही, खासा हाँ, वोट पड़ा ये है। जो एक भद्रो बंगाली बोलते हैं ना, जो भद्रो समाज के बंगाली लोग होते हैं, ये इस बार हमारे को एकदम मन भर के वोट दिए हैं। तो ये अभी जब बात उठी गई, आपने कहा है रंजन सिंह शर्मा और इस एरिया की, तो मेरे पास एक प्रश्न भी था कि डाबग्राम फुलबाड़ी में तो काफ़ी लॉन्ग टाइम बैक, माने बहुत दिनों से, बहुत बरसों से, सीपीएम के टाइम से ही लैंड माफियाओं का ये रहा है, दबदबा रहा है इस इलाके में। पहले तो एक एक ज़मीन बोलते हैं 4-4, 5-5 बेची जाती थी, बाद में पता चलता था कौन क्लेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस तरह की घटनाएं होती थी। और हाल ही में जो लास्ट ईयर से जो सुर्खियों में आया था KGF गैंग, उस गैंग का आतंक भी पूरे इलाके में बरकरार था। और हाल ही में रंजन सिंह शर्मा के साथ सहित और भी बहुत प्रभावशाली जो नेता है, उनके साथ उनकी फ़ोटो ही देखी गई जो वायरल हुई। तो ये एकदम खुलेआम माने लोगों के सामने ये हो रहा था, जहाँ लैंड माफियाओं का दबदबा है, उन्हीं लोगों नेताओं के साथ घूम रहे हैं, तृणमूल के नेताओं के साथ घूम रहे हैं। ऐसे हालात में अब जबकि आपकी सरकार पूरी तरह से स्पष्ट बहुमत में आ चुकी है, बहुमत से बहुत ऊपर है, और उत्तर बंगाल में तो पूरा दबदबा है आप लोगों का, 100% सीटें आप लोगों के पास है, तो जनता को तो अब आशा है आप लोगों से कि माफिया राज, लैंड माफिया, ये सिंडिकेट, ये सब आप लोग तुरंत इस पे राहत देंगे। क्योंकि देखिए बहुत दिनों से एक बीमार आदमी है, हॉस्पिटल में, ICU में है, ये कंडीशन है कि ये व्यवस्था ICU में पड़ी हुई है, उसको तो तुरंत रिलीफ चाहिए। तो इसके लिए क्या कोई प्लान है, आपको पता है कि कोई ऐसा इमीडिएट इफेक्ट प्लान है कि आप लोग इससे राहत दिला पाएंगे? देखिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा एक नीति और है। मुझे जहाँ तक याद है एक बार आपने फेसबुक लाइव किया था, आपका खुद का भी केस है कि आपकी लैंड पे भी कुछ हुआ था। जी, अरे मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं तो आप जानते हो मैं भी रूलिंग पार्टी में था, लेकिन मेरा पापा थोड़ा ये सब चीज़ से थोड़ा मतलब पसंद नहीं करते, तो जो हम लोग कोई राजनीतिक तौर पे ज़मीन ले ले वैसे भी नहीं किए, तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से वो वर्डिक्ट हम लोग को मिला है। और ये लोग खाली मेरा ज़मीन नहीं, यहाँ पे एक सिंडिकेट है, आपको समझना पड़ेगा, बैकिंग है, पैसे वाले कुछ व्यक्ति हैं जो इनके ऊपर पैसा लगाते हैं, बेटिंग करते हैं। जैसे मैंने बेटिंग मतलब एक होता है ना कि ये मतलब
सोचिए ज़मीन का दाम 1 रुपये है, आप 20 पैसे में खरीद ली। माने इसके पीछे कुछ बड़े बिजनेस जी 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 बिजनेसमैन लोग भी 100% शामिल हैं। आप ये इशारा कर रहे हैं। हाँ, एकदम 100% मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आई नो इट। मैं आपको बता रहा हूँ। डेवलपर्स का हाँ, कुछ है। देखिए कहीं पे ये लोग कहीं, मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा, हाँ, लेकिन कोई कोई 100% मैं भी नहीं बोल रहा, कोई कुछ जगह कुछ ऐसे कोई हैं जगह पे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि भाई मेरा ऐसा हो गया, ऐसे मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कहीं पे वो भी कहीं पे पैसा लगाया है जिनको उनको मालूम है कि ये जमीन सही नहीं है। सस्ते के चक्कर में सस्ते के चक्कर में उनको उनको मालूम है कि भाई झमेला क्रिएट करके करवाना। क्रिएट करके कुछ पैसा ले 1 रुपये लगाए तो 10 रुपये मांग करेंगे। तो ये भी तो तोलाबाजी है, भ्रष्टाचार तो ये भी है। तो व्यापारी को भी सावधान होना है। देखिए ये गुंडे लोग आप जो बोल रहे हो KGF, इनको अगर समर्थन नहीं मिला कोई राजनीतिक दल का, कोई व्यापारी का, मैंने पैसा वाला कोई व्यक्ति का, तो ये लोग तो जीरो हो जाएगा। पुलिस तो इनको सपोर्ट नहीं करेगा। हमारा जो अभी सरकार जो गठन होने वाला है, आपको मैं स्पष्ट रूप में बोलना चाहूँगा कि बुलडोजर का सरकार चलेगा। कोई भी यहाँ पे इधर उधर हो गया तो देखिए एकदम हम लोग पुलिसिंग जो होता है, जो पुलिस को करना चाहिए था, वो अभी होगा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मेरा है तो आप बोल दो कि भाई ना ये कर दो, ज़मीन दखल। इधर भी देखिए ना, आप लोग भी ये ब्रेकिंग किए थे, ये जो हमारे फ्लाईओवर बन रहा है यहाँ पे भी नीचे ये लोग बेच रहे हैं नीचे, वो भी तो पैसे का ही हाथ बदल हो रहा है। बिना पैसे का किसी को TMC के ज़माने में बैठाया नहीं ये लोग। ये कोई गरीब को अगर बिठा देते बिना पैसे का फिर भी माना जाता है। हर जगह पे मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो लोग को भी बिठाए। आप जाइए गुवाहाटी में जाइए, देखिएगा जैसे रोटरी क्लब है, ये अपना लायन क्लब है, इन लोग को दिया जाए गया है ये नीचे का जो फ्लाईओवर का नीचे का सौंदर्यीकरण, हाँ, या कोई शौचालय के लिए या पार्किंग के लिए, ये पेड पार्किंग। तो यहाँ पे भी तो पार्किंग का प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं यहाँ पे हो। लेकिन ये लोग पहले से ही मन बना लेते हैं कि भाई दखल करना है, कुछ करना है, ऐसे करिए। अच्छा, शुभेंदु दा के साथ तो मैंने पहले भी कहा कि आपके बहुत करीबी रिश्ते हैं, आपके साथ काफ़ी पुराने रिश्ते हैं TMC के ज़माने से। कैसे अंदरूनी तौर से कैसे नेता? ऊपर से तो बहुत कठोर है, बहुत हार्ड टॉक है, बहुत दमदार, मतलब आक्रामक है, लड़ने वाले नेता। अंदर से कैसे हैं वो? जी देखिए, उनका एक सपना था जब उन्होंने पार्टी छोड़ा TMC, तब उनका एक सपना था कि TMC को ख़त्म करेंगे, यहाँ से मतलब TMC रहेंगे नहीं, TMC को उखाड़ फेंकना है बंगाल से। तो वो उसमें एकदम मैंने पूरा जी जान लगा दिया। आप देखिए पिछले 5 साल इनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, ये जब TMC सरकार आ गए तो इनके घर के सामने इनके बुजुर्ग मम्मी बीमार रहती, इनके पापा भी 84-85 ईयर्स है, तो इनके घर में सुबह से शाम तक, रात तक DJ बजता था। आप सोचिए यहीं से शादी, आपके तो यहीं पे शादी होता है, थोड़ा देर DJ कुछ ज़्यादा बज गया तो आपका भी दिमाग तो खराब है। दिन भर अगर कोई बजाता है, दिन भर रात भर, तो इनको जाना पड़ा कहाँ पे? हाई कोर्ट से इनको राहत मिला। 101 बार से ज़्यादा इनको कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट से परमिशन लेने के लिए कि भाई रैली किया जाए। एक अगर नेता प्रतिपक्ष को अगर इतना बार कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो आप सोचो कि क्या परिस्थिति होगा। तो गुस्सा इनमें भर गया अंदर। लोकतंत्र का जो बात करते हैं ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। नहीं तो आज देखिए कल का बात देखिए कि ममता मैंने आम्ही रेजिग्नेशन देवो केन, आम्ही तो हारें। तो ये माने पब्लिक का जो मत है वो भी नहीं मान रहे कुछ भी। ये लोग कोई मतलब कुछ नहीं, ये लोग जनादेश को भी नहीं मान रहे। और ये लोग ये लोग कोई लीगली कुछ काम नहीं करना चाहते हैं, हर चीज़ ये लोग हड़पना चाहते हैं, जोर जबरदस्ती, गुंडागर्दी, एक डिक्टेटरशिप के हिसाब से ये लोग चलाना चाहते हैं। मैं दीपांकर ये जानना चाहता था कि ऊपर से तो सबने देखा है उनको, उनका बर्ताव देखा है, उनका गुस्सा देखा है, उनकी फाइट देखी है, सब कुछ देखा है। ऐसे कूल है, अंदर से कैसे है? कूल है, मतलब हम लोग से तो काफ़ी मजाक भी करते हैं। फैमिली में देखिए उनका फैमिली है यही पॉलिटिक्स। आप लोगों के साथ अच्छा है, मैंने उनका व्यवहार एकदम शांत। मेरा तो अभी 17 साल होने वाला है मेरा उनके साथ, मतलब एक लम्हा हो गया उनके साथ। हाँ। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। और उनको देख के ही मैं राजनीति कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई ऐसा, मैं कॉलेज के ज़माने में हाँ मैं पॉलिटिकली इंक्लाइन था, लेकिन मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा या कुछ मतलब होता है ना पॉलिटिकल रैली में भी जाने में शर्म आता था कि भाई झंडा पकड़ लूँ या ऐसे। लेकिन इनको देख के मेरे को प्रेरणा मिला और 2009 में मैं सक्रिय रूप में 2009 से मैं सक्रिय रूप में मैं राजनीति
में प्रवेश किया और उनके साथ रह के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। जैसे यहाँ पे जब आते हैं उनके काफ़ी बार मैं उनका सफ़र संगी हुआ हूँ गाड़ी में, तो उनका जो तरीका है बोलने का एकदम देखिए ज़मीनी स्तर से सभी को पहचानते हैं। किसी को देखिए यहाँ पे एक पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं पार्थोदा में बीमार थे, उनके लिए राहत भेज दिया, मेरे को बोला तुम इमीडिएट जाओ रात को। तो उनके साथ उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं, कोई उनको बताया कि सिलीगुड़ी में ऐसा कोई है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अपना माथाभंगा में हमारे पंचायत प्रधान है, तो उनका हस्बैंड को तरी पार करवा गया, वो प्रेग्नेंट थी, तो हमने उनका बेल करवाया, मैंने वो बेटी का भी हम लोग बेल करवाए और वो लड़का का भी हम लोग बेल करवाए। बेल उनका हर बेल हुआ नहीं है, लेकिन 3-4 बेल बाकी है, लेकिन उनको जाना पड़ा फिर। और फिर डिलीवरी भी हुआ। बहुत देखिए ना, जब कुछ बिहार में जब ये लोग गुंडागर्दी किए 21 के बाद जो घर से सबको भगा दिए, तो जब इन लोग जब पार्टी ऑफिस में सब इनको जगह मिला, तो मेरे को ही तो भैया भेजा था कि इनके लिए राहत लेके जाओ, क्या क्या है परिस्थिति पे। इसीलिए मेरा भी सब जिला में इस तरफ के जो जिले हैं इनके सब जो नेतृगण हैं, नेतागण हैं, इनके सबके साथ मेरा अच्छा संबंध हो गया इनके कारण। 207 जो विधायक जी। हैं उनमें इनकी छवि कैसी है? सब इनके तरफ आकर्षित हैं या थोड़ा अलग अलग है सब में? ये वो तो भाजपा का नेता है, तो जो भाजपा ने जिनको नहीं, मैंने टिकट इनका दिया, पर्सनल इनका जो अट्रैक्शन है उससे अट्रैक्ट है? आपको लगता है कि सारे विधायक मैक्सिमम तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी कुछ अलग है। एक देखिए ये हर जो भाजपा कार्यकर्ता है और जो हिंदुत्व के लिए यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ज़मीनी लड़ाई, उनको मालूम है कि उनका वो क्या किए हैं। आज देख लीजिए, मैं भवानीपुर में 3-4 दिन ये इलेक्शन के बाद, हमारे यहाँ ख़त्म होने के बाद मैं गया था चुनाव प्रचार में, तो मैंने वहाँ देखा कि इवन मन में सबका भाजपा है, सब एकदम सैफ्रोनाइज्ड हो गया था, लेकिन झंडा पकड़ने में भी डरते हैं, डर बोलने में डर रहे हैं। तो जैसे आप बोल रहे थे ना यहाँ पे वो साइलेंस, आप देखिए उस दिन टीवी में मैं देख रहा था, कोई बड़ा एक संस्था जो एग्जिट पोल करते हैं या ये सब, वो मना कर दी कि बंगाल में नहीं करेंगे। एक्सिस माइंड, हाँ, क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि यहाँ पे इतना भयभीत हो गया जनता कि बोलना नहीं चाह रहे थे उनके खिलाफ। ये साइलेंस में ही तो हम लोग को पता चला कि हम लोग जीत रहे। जब वोटर साइलेंट हो जाते हैं तो ये एक मतलब राजनीतिक बदलाव। और तब उसके बाद जब हम लोग देख लिए कि इतना भारी मात्रा में जो पोलिंग हुआ है, तब हम लोग समझ गए कि ये पोल फॉर परिवर्तन है, ये वोट जो हुआ है परिवर्तन के लिए। शुभेंदु दा से आपकी जीतने के बाद बात हुई? जी हाँ, एक बार। और क्या बोला उन्होंने पहला आपको? क्या कुछ नहीं, पूरा व्यस्त था, तो तब वो जा रहे थे वहाँ पे, ये अपना उनका तो 2 चुनावी क्षेत्र था, भवानीपुर और नंदीग्राम। तब वो हल्दिया जा रहे थे, हल्दिया में विनिंग सर्टिफिकेट रात को। हाँ, रात को। तो जस्ट कुछ सेकंड का बात हुआ, फिर मैंने उनको मैसेज भेजा कि कोई उनसे बात करना चाह रहे थे, कोई हमारे कोई गुरु है, बड़ा कोई गुरु है हम लोग का जो, तो उनका बात, तो उनसे भी बात हो गया, तो वही है। तो भैया यही बोला कि ठंडा था, मैंने एकदम। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है जी। वो है उत्तर बंगाल इस बार पूरी तरह से आप लोग का है, ये पहले भी बार बार मैं बोल रहा हूँ और सभी को पता है, और अच्छा खासा मत का प्रतिशत भी है, ऐसा नहीं कि नीचे है, बहुत अच्छा डिफरेंसेस भी है, जो गैप है मार्जिन बहुत तगड़ा है। हाँ। तो ये तोहफा तो उत्तर बंगाल के लोगों ने आप लोगों को दिया है, भाजपा को, ये झोली में डाला है आपके, और ये हमेशा लकी रहा है उत्तर बंगाल आप लोगों के लिए। इससे पहले भी उत्तर बंगाल आपका था, जिसमें 1-2 सीटें मान लो कि थोड़ा बहुत इधर उधर था, बाकी वो उत्तर बंगाल अल्पसंख्यक एरिया में हम लोग हारे और कहीं नहीं हारे, बाकी जहाँ सब हिंदू जगह है, आपको दिया गया था, अच्छे तरह से मत दिया गया था। तो इस बार तो आपके पास सब कुछ है, बहुमत है, सब कुछ है, तो क्या इस बार आशा की जा सकती है कि उत्तर बंगाल से ज़्यादा मंत्री पद मिले या फिर उप मुख्यमंत्री का पद भी मिले? अगर ऐसी व्यवस्था हो, आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए इस बार कि उत्तर बंगाल को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए? ना, होना चाहिए और होगा भी, क्योंकि भैया जब 2-4 बार हमारे यहाँ पे भी मीटिंग की है, सबके सामने, हमारे कार्यकर्ता नेतागण के सामने ये बोला है कि फोकस विल बी, हमारा फर्स्ट फोकस होगा नॉर्थ बंगाल, क्योंकि नॉर्थ बंगाल में ही फोकस। नॉर्थ बंगाल हमेशा उपेक्षित माना उपेक्षित है, तो उसने माना है उपेक्षित, क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला है। मुझे लगता है यही एक मुख्य वजह रहा होगा जिस कारण से विकास की आवश्यकता है, या फिर उपेक्षित होने की वजह से ही लोगों ने भाजपा पर ज़्यादा विश्वास किया है। ना, भाजपा का फोकस ही रहेगा। आप देख लीजिए, एक बार मंत्रिमंडल गठन हो जाए, सीएम अपना कुर्सी संभाल ले, उसके बाद आप देखेंगे कि फोकस क्या है। मैं कल भी सबको बोला था कि हम लोग एरोप्लेन में, प्लेन में बैठ गए, अभी टेक ऑफ क्या चीज़ का होगा? टेक ऑफ होगा विकास का।
टेक ऑफ होगा। आप देख लीजिए 2-4 साल में यहाँ पे क्या होता है, जहाँ बाकी राज्यों में भी हो रहा है। अब अभी जाइए आसाम में जाइए, यहाँ पे बिहार में भी देखिए, हर जगह हो रहा है। उड़ीसा में जाइए, एक आप सोचिए ना 2011 से 2026 तक एक फ्लाईओवर नहीं बन पाए ये सरकार से, क्योंकि ये लोग तो चाहते ही नहीं थे। यहाँ इन लोग को वोट नहीं मिलता था, सीटें नहीं मिलते थे, तो इन लोग क्या चाह रहे थे कि फंडिंग भी नहीं करे। पिछले बार मैं बोला हूँ, यहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है नॉर्थ बंगाल, इनका बजट था 800 कुछ करोड़ का, ठीक है जी, और मद्रासा का फंडिंग था शायद 5000 करोड़। तो इनका आप समझ सकते हैं, पिछले बार, इस बार 5600 नहीं, हाँ 5600 कुछ। तो उसके बाद यहाँ से भी कटिंग करके ये लोग लास्ट में 560 या कुछ ऐसे करोड़ खाली यहाँ पे दिए। इतने सारे जिले, 22% आदमी मैंने जनता बंगाल के यहाँ रहते हैं, एरिया है मे बी 24% और कुछ, और हम लोग माने यहाँ की जनता नॉर्थ बंगाल। उपेक्षित थी, जबकि इतना फंड था उनके जी पास। सब कुछ। अरे देखिए यहाँ पे जो 4 टी है, नॉर्थ बंगाल इज फेमस फॉर क्या, 4 टी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, टी, टिम्बर एंड टूरिज्म। हाँ ट्रांसपोर्ट भी है, एक समय में ट्रांसपोर्ट का भी यहाँ पे रमरमा था। तो सब कुछ ये लोग तो टी तो छोड़ दीजिए, हर बगान को ये लोग सीख कर दी। आज देखिए बगान का वर्कर्स को जो मिनिमम वेजेस है ये नहीं ये लोग कर पाए। तो कहीं पे देखिए यहाँ पे कैश फ्लो नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कुछ खरीद पाओगे बाहर। तो यहाँ पे ये लोग पूरा उपेक्षित किया, ये जो इस क्षेत्र को, इस यहाँ के जो जनता को है पूरा ये लोग मतलब दबा के भी रखा है। देखिए इनका, देखिए एक ही खाली कैबिनेट मिनिस्टर था एनबीडी, वो भी यहीं का है, ठीक है, पूरा बंगाल का नहीं है। तो आप सोच सकते हो इनका मेंटेलिटी क्या है कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं मैक्सिमम साउथ कोलकाता के, साउथ बंगाल का भी नहीं, साउथ कोलकाता के, वहीं पे ये लोग सिंडिकेट करके, एक होता है ना भैया बोलते थे ना कि ये लोग चलाते हैं एक कंपनी, तो वही है ये चोर Corporate, कंपनी। जो ना कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट कुछ नहीं है, वो दिखाने के लिए, वो तो जस्ट होता है ना दिखाने के लिए, पैकिंग था वो। कॉर्पोरेट है इन लोग के बीच में ही जी भाई, हम हमारे बीच में ही चोरपरेट, चोरपेट, हाँ, वो चोरपेट। कुछ एक कल मैंने देखा था, कोई किसी ने भी हाँ, बनाया ये था कि चोरपरेट, अरे चोरी है ये लोग। आप देख लीजिए ना, एक एक यहाँ का नेता लोग को भी देख लीजिए, पहले क्या था, क्या स्कूटर साइकिल में घूमता था, आज का डेट में देख ली स्कॉर्पियो सबके पास है। कहाँ से आया इतना पैसा, बड़े बड़े एसयूवीज कहाँ आज से तो आए? मैंने वीडियो देखा, वो यहाँ के पूर्व जो जिला अध्यक्ष समतल की पापिया घोष, उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि देखो उन्होंने मन बना लिया शायद इधर आने का, लेकिन यहाँ पे नो एंट्री है अभी फिलहाल तो नो एंट्री है, बाद में पार्टी तय करेंगे। आप लोग भी रूड हो गए, लेंगे नहीं किसी को। ना देखिए मैं तो उस पार्टी में था ना, इसलिए मेरे को मालूम है कि ये चोर लोग को नहीं लेना है, पूरा माहौल बिगाड़ देंगे। अच्छा, बातें इधर उधर की बहुत हुई, अब आपके ऊपर आते हैं पूरा पूरी। चुनाव में आपकी मेहनत और रणनीति की काफ़ी चर्चा रही है। एक अच्छा सिपा सलार सेनापति होने के नाते आपने अच्छा काम किया है। अब आपको लगता है कि बीजेपी का जो नेतृत्व है वह आपकी भूमिका और कद के हिसाब से आपको जिम्मेदारी देगा? कोई बड़ी जिम्मेदारी की आशा हम लोग रख सकते हैं कि दीपंकर अरोड़ा को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, कोई बड़ा पोस्ट मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ा कोई पोस्ट मिले, ऐसा कुछ अंदेशा है? हम लोग रख सकते हैं यास, या आपको ऐसा कुछ आवाज़ मिला है? ना आवाज़ तो नहीं मिला है, लेकिन देखिए मिलना अब तो चाहिए, पार्टी- मुझे लग रहा है। पार्टी प्रसन्न है कि नहीं वो पहले देखना पड़ेगा। तो जनता आपको तो अपने है काम में कहीं ना, मेरे को कोई खामियां नज़र नहीं है। मैं तो पूरा 100%, 100 से ज़्यादा अगर कुछ हो तो वो भी दे चुका हूँ। इतने देखिए जहाँ जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता को धमकी मिला, मैंने इलेक्शन के पहले चुनाव के दौरान मैं हर जगह जाके उल्टा जो वोकल टॉनिक था, जो जहाँ पे जैसे लेवल में मेरे को हेल्प करना था मैं किया हूँ इस चुनाव में। और पार्टी ने जब जिम्मेदारी दी मैं उसको पूरा भरपूर निभाया हूँ। अब पार्टी प्रसन्न है कि नहीं वो तो पार्टी तय करेगा, और पार्टी के जो नेतागण हैं वो लोग। लेकिन देखिए सबका एक मन में होता ही इच्छा है कि हाँ, नहीं? इच्छा क्यों नहीं है मन में? देखिए राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कोई संस्था में मैंने क्या बोला, सेवा संस्था तो नहीं। आपने परिणाम भी दिया है अच्छा। नहीं वो तो सबका मिली भगत हाँ, है, एक वो तो मिली एक मिल के। प्रचेष्टा है, वो सब मिलके किए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा अकेला कोई काम हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बैकग्राउंड में आरएसएस का एक भूमिका था, बहुत बड़ा भूमिका, खाली एक भूमिका नहीं, बहुत बड़ा भूमिका था। ये अगर हम लोग नज़रअंदाज कर दे तो ये गलत होगा। इनके यहाँ पे जो एकदम ग्राउंड लेवल पे, हमारे यहाँ पे देखिए भाजपा का अभी भी कहीं कहीं पे हमारे संगठन रूप में हम त्रुटि है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ।
ग्रास रूट में काम नहीं था आप लोगों का। हम लोग का काम वो नहीं था। आरएसएस ने किया पूरा। पूरा किया वो लोग, तो उनको भी हर जो व्यक्ति जो नहीं, मगर हमारे आरएसएस तो कभी भी पोस्ट के लिए आता ही ना नहीं ना है, बैक ना ना बैक उनको एंड से मतलब काम ही करता नहीं है। विश्व वो हिंदू लोग तो परिषद और देखिए RSS वो लोग बैक एंड से धर्म के काम लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। उनका ये सब में कोई लेना देना है भी नहीं, और वो लोग सोचते भी। अब पार्टी का मेरा बात करें तो मेरा तो बहुत बड़ा सपना है, देखते हैं क्या क्या होता है आपका सपना? सपना तो अब सपना मन में ही रही है, बोल के तो पूरा नहीं होगा। हाँ तो है, देखते हैं ना पार्टी क्या करते हैं। देखिए हम लोग तो पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी करना है। ना मेरा घर संसार है, ना कुछ है, ना मैं शादीशुदा हूँ, ना मेरा बच्चा है, तो मेरा तो फैमिली यही है, पार्टी। तो पार्टी अगर कुछ सोचता है तो अच्छा होगा, नहीं होगा भी काम करेंगे। युवाओं के लिए क्या योजना है आप लोगों की भविष्य में? देखिए ये बहुत एक आप अहम प्रश्न पूछे, क्योंकि देखिए यही तो मेन है। युवा पीढ़ी इन लोग से हट गया था ये टीएमसी के से। क्यों? पहले तो भ्रष्टाचार, 26,000 नौकरी चले जाना, और भी जाने वाला है। आप देखिएगा केस मुकदमा चल रहा है, और भी जाने वाला है, क्योंकि सब तो वही घोटाला हुआ था वहाँ पे, तो वो नौकरी तो चलेगा नहीं। अब देखिए फिर 2014 के बाद या 15 के बाद कोई यहाँ पे नियोग नया नहीं हुआ था, कोई नया कोई जॉब नियुक्ति नहीं हुई थी यहाँ। नियुक्ति नहीं हुई थी। और 5 लाख जो सरकारी पद था वो भी खारिज कर दिया था ममता बनर्जी। उनको चाहिए सिविक। अब सिविक कोई देखिए मीम्स बना रहे कि इनको सिविक सीएम बनाया जाए। हाँ, जब छोड़ेगी नहीं, मतलब हाँ, कुर्सी सिविक छोड़ेगी सीएम, नहीं, तो उनको सिविक सीएम बनाया जाए। तो ऐसा है कि इनका देखिए, अब हमारे यहाँ पे देखिए ये जो कॉरपोरेशन है, सब देखिएगा कैजुअल कि इनका किसी का भी सैलरी जो है कि बेसिक सैलरी तो होना चाहिए। 10-14 साल में है जो काम किए, 10 साल भी काम किए, उनका सैलरी है 14,000 कुछ। तो एटलीस्ट हमारा जो सोच है, मेरे को लगता है ये सरकार भी वही सोच रखेगा कि इक्वल, माने एक अगर पोस्ट हो, अगर वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल को भी देते हो तो इक्वल पे होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड जैसे तो होना चाहिए, वो इक्वल पे होना चाहिए। अब सरकारी हो या कॉन्ट्रेक्चुअल है, पे तो इक्वल होना चाहिए। तो पे हम लोग इक्वल करेंगे। डीए में भी हम लोग जिस दिन फर्स्ट मंत्रिमंडल हमारा होगा उस दिन हम लोग घोषणा कर देंगे और दे भी देंगे। जो हमारा ही जो जैसे अन्नपूर्णा भंडार 3,000 रुपये जो हम लोग जो मैं दीदी बहन लोग को, महिलाओं को देना चाहते हैं वो भी देंगे। देखिए कोई भी योजना यहाँ बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी बंगाल का परिस्थिति, जो आर्थिक परिस्थिति है, बहुत ख़राब है। आपका मेरा बात करने से तो नहीं होगा ना। बाकी का परिस्थिति बहुत आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना कोई रोजी रोटी का कोई नया कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट थिंग जो करेंगे, यहाँ पे हम लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे। माने जो सरकारी रूप में है तो वो तो देखिए सबको तो आप सरकारी नौकरी नहीं दे पाओगे, तो 100% लेकिन कॉर्पोरेट्स आए, कुछ कंपनीज आए, कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, तो तब ना नौकरी मिलेगा। और तब देखिए एक अगर घर में अगर 25-30 हज़ार का अगर सैलरी ना हो तो आज का ज़माने में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. तो हमारे साथ दीपंकर अरोड़ा बने हुए थे, और चलते चलते खाली एक सवाल मेरे जहन में है कि दीपंकर को हमने शुरुआत से देखा है राजनीति में, एकदम राजनीति में घुल मिल गए थे। मुझे लगता है राजनीतिक करियर की शुरुआत 17-18 साल से आपने की है, शायद काफ़ी लंबा अरसे हो गया है। एक बार आपने वार्ड काउंसिलर चुनाव भी लड़ा था 13 नंबर वार्ड से, उसमें कुछ मतों से आप हारे थे। आप अधिवक्ता भी हैं जी पेशे से, जबकि आप प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं है। आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, मतलब इसके अलावा आप क्या करते हैं? माता जी मेरा गुजर गया, तो इसलिए मैंने मेरे माँ को भी ये जो हमारी जो जीत है इनको मैं समर्पण किया हूँ मन से भी, और मैं लाइव भी किया हूँ इसमें। मेरा माँ का बहुत सपना था कि 2021 में यहाँ पे भाजपा मैंने पूरा रूप से यहाँ पे आ जाए, लेकिन हुआ नहीं, माँ देख के नहीं। अभी पापा है, मेरा पापा इज़ अराउंड 81 ईयर्स, तो मेरा तो कोई फैमिली है नहीं। शादी की नहीं आपने? ना, नहीं करना है। और ना मेरा कोई और कोई मतलब भाई लोग है, भाई मेरा है, एक भाई गोवा में रहता है और एक यहीं पे बगल में ही रहता है, मैंने थोड़ा 1 किलोमीटर दूरी पे मेरा संपर्क है। अच्छा ही है, भाई भाई का तो कोई झगड़ा है नहीं, मेरा किसी से झगड़ा नहीं, तो उनसे क्या झगड़ा है। लेकिन पर्सनल रूप में मैं यही चाहता हूँ, देखिए जितना दिन सेवा करने का एक मौका मिलेगा, अगर कोई पार्टी मेरे को वो जगह दे तो बढ़िया है, नहीं तो
मैं तो ठीक ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरा लाइफ में, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, पापा मम्मी मेरे लिए छोड़ के गए। तो मैं मतलब हॉबी है आपका ये? हॉबी नहीं, ये तो क्या बोले पैशन भी बन चुका है, सपना भी है। और ये छोड़ के तो मैं शायद बीमार भी हो जाऊंगा अगर राजनीति छोड़ वही मतलब पूरा एक पैशन ही हो गया जी 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 हाँ, यही सपना। इसके अलावा ये कुछ है? सुबह से देखिए, आज सुबह से मैं थोड़ा लेट सोता हूँ, 6 बजे से फ़ोन आ रहे हैं, किसी को ये चाहिए, किसी का मारपीट हो गया, किसी का ज़मीन में झंडा गाड़ दिया कौन। फिर आज भी अभी जैसे मैं आ रहा था आपका यहाँ, मेरा आने का टाइम था 2 बजे, आप देखिए लेट हो गया, तो कोई टीएमसी का कोई बड़ा नेता ही मेरे को फ़ोन करके बोला, 40 नंबर वार्ड के यहाँ का कोई बड़ा वहाँ के अल्पसंख्यक नेता को धमकी वमकी मिल रहा है, उनका घर तोड़ देगा ये। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरा घर भेज दे, तो उनको भी मैंने समझाया हमारा ये कल्चर ही नहीं है, संस्कृति में नहीं है मारपीट का। आप देखिएगा हमारे प्रधानमंत्री ने भी स्पष्ट रूप में ये वार्ता दिया है, और हमारे जो प्रदेश का अध्यक्ष भी है उन्होंने भी दिए कि भाई मारपीट नहीं होना, हाँ एकदम स्पष्ट रूप में। तो अगर कोई कर रहा है, देखिए बहुत जन होता है ना, झंडा ले लेता है, झंडा तो अवेलेबल है, भाजपा का झंडा भी, सभी भाजपा वाले आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल अभी मुश्किल है। अब सभी ना सभी भाजपा वाले, सब भाजपा। अब कोई मेरे को ही सुना देगा, मैं तो आपसे पुराना हूँ, सुनाता भी, सुनते भी हम लोग, ठीक है भाई आप जिसने पुराने। वोट दिया वो भाजपा है, हाँ सब ये दे हालत दिए, हाँ, रखा है। हाँ जो नहीं दिए वो भी भाजपा है, वो भी भाजपा है, तो सब हो गया भाजपा वाले। टीएमसी वाले भी भाजपा। हाँ हाँ, कल ही आप मेरे वो जो रैली हुआ है आप देखे होंगे, बहुत सारे क्रिमिनल्स आए थे, बहुत सारे, मैं जानता हूँ उनको, लेकिन वहाँ पे रैली में अगर मैं उनको बोलूँ कि चला जाओ या कोई एक सीन क्रिएट होगा तो सब लोग को लगेगा कि भाजपा मारपीट कर रहे हैं। तो लेकिन हम लोग उनको पार्टी में नहीं लेंगे, लगाम तो लगाना पड़ेगा इस चीज 100% लगाएंगे। देखिए ओपन रैली में कोई भी आ सकता है, मेरे साथ फोटो खींच सकता है, कल बहुत जन फोटो खींचे मेरे से। अब कौन खींचा भीड़ भाड़ में हमको थोड़ा ही मालूम है कि कौन KGF है और कौन कौन गुंडा है, लेकिन गुंडागर्दी हम लोग नहीं करने देंगे। देखिए हम लोग का साफ एकदम साफ नीति है, गुंडा लोग सब जेल के अंदर होंगे। कोई देखिए जैसे यहाँ पे देखिए बलात्कार का एक होता है, देखिए महिला इन लोग से क्यों दूर हो गई, जो महिला जो एक पूरा जो एक फीमेल नारी शक्ति इनसे दूर क्यों हो गई। नारी तो वही थे, नारी माने वही मुख्यमंत्री महिलाएं थे, लेकिन उनके खिलाफ क्यों एक भी केस में, देखिए नारी के ऊपर जो निर्यातन हुआ, जो अत्याचार हुआ, एक भी केस में सजा नहीं हुआ है। अब देख लीजिए, बोलते हैं छोटो घटना, साजानो घटना, ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड था, ये देखना नहीं है ना। आपको अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम के ऊपर आप उसके हिसाब से आप विचार करो। तो इनका ये सब घटना के लिए 8 बजे के बाद नारी को निकलना ही नहीं चाहिए, कोई महिला को, तो ये सब करके इसीलिए उस दिन कोई ट्रोल कर दिया, तो आप भी तो 8 बजे के बाद गए, इसलिए शायद आपके ऊपर मारपीट हुआ या कुछ। वो तो सब माने वो तो खाली स्टोरी बनाते हैं, झूठ पे झूठ। तो हम लोग इस बार सोच रहे हैं उनको एक मिथ्याश्री दे दे लास्ट में, एक पुरस्कार के रूप में, कि मिथ्याश्री मतलब एकदम वर्ल्ड का जो अगर सबसे झूठा कोई इंसान हो वही है। तो दर्शकों आपने सुना दीपांकर अरोड़ा को, जो कि सीनियर काफ़ी पुराने समय से लगभग 17-18 साल से ये राजनीति में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में है, और अभी फ़िलहाल ये उपाध्यक्ष भी हैं दार्जिलिंग जिला, सिलीगुड़ी जिला के। और सबसे अहम भूमिका थी इनकी डाबग्राम फुलबाड़ी में 2026 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में शिखा चटर्जी के चुनाव प्रचारक के रूप में, यही आपकी अहम भूमिका थी। उस दौरान इनका नाम और ज़्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रचार की बागडोर को अपने हाथ में लिया, और जगह जगह जाकर इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, दल की ओर। और चुनाव के दौरान भी जो घटनाएं हुई वो भी हमने देखा, इन्होंने काफ़ी बखूबी चीज़ों को संभाला। और अभी भी एक सबसे बड़ी अहम बात जो मुझे लगी कि हमारा जो क्षेत्र है, सिलीगुड़ी हो या डाबग्राम फुलबाड़ी हो या फांसीदेवा नक्सलबाड़ी हो, यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना अभी तक नहीं हुई, होगा भी पूरे चुनाव के दौरान एकदम शांतिपूर्ण माहौल रहा। इसमें मुझे लगता है कि आप जैसे कार्यकर्ताओं का, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अच्छी खासी इसको संभाल के रखा। इलेक्शन कमीशन की भी भूमिका इसमें रही, तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एक तालमेल बैठा हुआ रहा। और सिलीगुड़ी का वो संस्कृति नहीं है, मिलजुल के रहते हैं। सिलीगुड़ी में पहले शायद हुआ करता था 80-90s के पहले, लेकिन अब मुझे लगता है कि कभी भी हमने इस दौर को, इतने खतरनाक दौर को नहीं देखा। और मछली और मटन सब चलेगा, चिकन चलेगा। ये भी आप लोग के माध्यम से मैं सबको बोल रहा हूँ कि जो जिसका जो खाद्य जो अभ्यास है
वही चले, जो वेज खाते वेज खाएंगे। ये भी एक प्रचार किए थे वो कि मछली बंद हो जाएगा, मटन बंद हो जाएगा, चिकन बंद हो, ये सब कुछ नहीं है, सब चलने वाला। तो दीपंकर जी बता रहे हैं कि मटन मछली सब चलेगा, और आगे देखते हैं कि अब जो सुशासन का दौर जब शुरू होगा उसके बाद क्या क्या परिवर्तन आएगा, कितना बदलाव आएगा। और उत्तर बंगाल को इस बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर बंगाल ने भर भर कर, झोली भर कर जो वोट किया है इनकी ओर, बीजेपी की ओर, भाजपा की ओर, भाजपा के सभी उम्मीदवारों को अच्छे खासे एक मार्जिन से जिताया है। तो इस उत्तर बंगाल की, सिलीगुड़ी की और खासकर डाबग्राम फुलबाड़ी की जो जनता है वो आशा लेकर बैठी, क्योंकि डाबग्राम फुलबाड़ी में अभी भी जो जनता कहती है कि वहाँ बहुत विकास की आवश्यकता है, जो पीने के पानी की आपूर्ति की बहुत ज़्यादा समस्या है, वो सारे डंपिंग ग्राउंड की भी जो समस्या, वो सारे समस्याओं का निदान। ठाकुर नगर में फ्लाईओवर बनने हाँ, नहीं दी, फ्लाईओवर जो बनने हाँ, नहीं, उसकी वहाँ पे जमीन नहीं दी, वो लगातार जाम की समस्या के कारण फेस होना हाँ पड़ता है जी, लोगों को। तो हाँ ऐसी जी। बहुत यहाँ एक सारी। अस्पताल बनेगा, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनना चाहिए अच्छा, सिलीगुड़ी में। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जो मैं शायद शिखा जी से पूछूंगा इसके बाद, लेकिन आपसे भी पूछता हूँ। मुझे याद आया कि रंजन सिंह शर्मा ने इलेक्शन में जब वो उम्मीदवार बने तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में अलग से कॉरपोरेशन जो अलग करेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जैसे कुछ एडेड पार्ट है इसमें, उसको अलग करके अंचल कॉरपोरेशन, को जो एक पंचायत है, म्यूनिसिपल उनको कॉरपोरेशन बनाएंगे। तो ये क्या अलग से प्लान है आप लोगों के भी उसमें? देखिए, जुड़ना चाहिए, कॉरपोरेशन में जुड़ना चाहिए। इसी कॉरपोरेशन में हाँ, और उनका जो कहना था, देखिए 2011 से वो गौतम देव जी भी बोल रहे थे, मेयर साहब भी बोले थे, 16 में भी वो बोले, तो अभी फिर तो मुझे लगता है इसको अब जुड़ना चाहिए। कॉरपोरेशन में नॉट जोड़ना ओनली चाहिए। ये जो डाबग्राम फुलबाड़ी का नहीं, आपको यहाँ से भी जो चंपासरी एरिया है, अपना शिव मंदिर, ये भी जोड़ना चाहिए, बड़ा एक कॉरपोरेशन बनना चाहिए। ये तो सही होगा। तोरीबारी तक है मुझे लगता है ये इलाका ना, डाबग्राम फुलबाड़ी का। जी जी जी, डाबग्राम 1 है वो। हाँ, डाबग्राम और इसलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ा तो देखिए, अभी आज सिलीगुड़ी से ज़्यादा यहाँ पे जनता रह रहे हैं डाबग्राम फुलबाड़ी में, शायद वोट भी ज़्यादा है यहाँ पे, वोटर्स भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल, सब तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स में अपना मतलब ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएंगे। तो इसीलिए एक वहाँ पे हम लोग सरकारी अस्पताल का भी आप लोग। और देखिए, जो यहाँ के जो हम लोग भी यहाँ बैठे, आज सोचिए कोई क्राइम हो जाता है आपके साथ या मेरे साथ, हम लोग का कहाँ जाना पड़ता है? जलपाईगुड़ी। तो ये एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, क्योंकि ये जो कमिश्नरेट एरिया है यहाँ पे एक बनना चाहिए, ताकि सबको ये सुविधा मिले। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो तो यहाँ पे हर जो लोकल इश्यूज है यहीं पे हो जाएगा, उसके लिए दौड़ना। उसके बाद हाई कोर्ट आप जाएंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो अलग बात हो जाता है। लेकिन मेट्रो ये लोग बनने नहीं दिए। आप देखिए ना, कोर्ट कोई मेरा जो लॉयर दोस्त लोग हैं, वो लोग मेरे को मैसेज किया कि अब तो कोर्ट बिल्डिंग बना दे, तो कोर्ट बिल्डिंग नहीं बनाया। आप देखिए वहाँ जाके क्या स्थिति है वहाँ, जलपाईगुड़ी में ना सिलीगुड़ी में। हाँ, सिलीगुड़ी का भी तो हाँ वही कंडीशन है, उसको शिफ्ट करने की भी तो बात है। हाँ, तो होना चाहिए ना, बढ़िया रूप से बनना चाहिए। आप साकेत में जाओ, दिल्ली में एसी है, सब कुछ है, मतलब बता रहे एकदम जो जैसा होना चाहिए। जज लोग बैठते हैं इज्जत से, बड़ा रूम्स है, कोर्ट रूम्स है, लॉकअप अच्छा है, सब फैसिलिटीज होना चाहिए ना। ठीक है, ये काफ़ी लंबा वक्त हमने ले लिया दीपंकर अरोड़ा जी से, और दीपंकर जी ने जो बातें कही, सपने बहुत हैं, हमारे भी सपने बहुत है, ड्रीम्स बहुत है, और बीजेपी की भी जो इस बार की जो जीत है बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़े सपनों की जीत है। और मैं अगर यूं कहूं कि हमारे पूरे बंगाल के जो लोग हैं उनकी जीत है, उनके सपनों की जीत है। तो अब उन सपनों को पूरा करना भी भाजपा के लिए एक चैलेंज ही है, क्योंकि इतना बैकलॉग है। मुझे लगता है कि लगभग कुछ 30 साल का सीपीएम का बैकलॉग है, उसके बाद 15 साल का इनका है, तृणमूल का है, और अब आपके हाथ में आया है। तो लगभग 45 साल का तो ये बैकलॉग है, जिसको ठीक करना है। बहुत सारी समस्या, विधान मार्केट है, हिलकट रोड है, सिलीगुड़ी छोटा बना हुआ है, फ्लाईओवर्स है, फुट ओवर चाहिए, बहुत कुछ है, झंझट, इतने सारी समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्या है। जबकि एक सिलीगुड़ी बोलते हैं ना, वो एक अनार और 100 बीमार। यहाँ इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक हब है, टूरिस्ट हब है, हर चीज़ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो अनियंत्रित जिसको बोलते हैं वो है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसको, ये सब बहुत बड़े बड़े चैलेंज है। तो मुझे लगता है आगामी दिन जब
आने वाले समय में भविष्य में जब शपथ ली जाएगी मुख्यमंत्री की, उसके बाद मुझे लगता है कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने की भी आवश्यकता होगी। भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा से जो मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, उन्हें बहुत कड़ा फैसला लेना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को सुधारने के लिए। जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, जिस डिसिप्लिनरी वे से या जिस कड़ाई से चुनाव हुए हैं, उसी कड़े रुख से मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बंगाल को सुधार की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हमारे जो कार्यक्रम हैं उन्हें आप देखते रहिए। इस कार्यक्रम के बारे में भी, इस वीडियो के बारे में भी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और पुनः आपको शुभकामनाएं शिखा जी की जीत की और पूरे भाजपा की, पूरे बंगाल की जीत की। हम सभी को बहुत खुशी है इस बात की, इसके लिए पुनः बधाई। और फिर मिलेंगे। और बंगाल में रहना है तो आपको जय श्री राम ना जय श्री राम ठीक है, वो धार्मिक वाला हो जाता है। अगर नहीं भी वंदे मातरम बोलना ही पड़ेगा और भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। भारत माता की जय और वंदे मातरम तो देखिए ये राष्ट्रीय हमारा, बोलने की प्रेशर करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा बोलना ही पड़ेगा, हमारा है ही, देखिए बोलना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद क्या बोले कि अपने धर्म पे आस्थाशील रखो और दूसरे के धर्म पे आप श्रद्धा रखो। तो वो है हमारे सोच, वही है, विचार वही है। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे या ये तो गलत है, ये या वंदे मातरम आप नहीं गाओगे, तो ये करना ही है। भारत विद्रोही हर जगह एकदम, हाँ, वो जो नेशन जो देश के खिलाफ है, हम लोग उनके खिलाफ। हमारा जन्म ये है, हमारी मातृभूमि है, हमारा सब कुछ इस माटी से जुड़ा हुआ है, तो हमें बोलने में क्या आवश्यकता है? जब ये क्या दिक्कत है? हाँ जी, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बोल। तो ऐसा ये संदेश दीपंकर जी दे रहे हैं। और मुझे लगता है जो श्रोता है, जिनको ऐसा कोई होना तो नहीं चाहिए जिन्हें तकलीफ हो, अगर ऐसे है तो ऐसे हाँ जो है वो सुधर जाएंगे। मुझे लगता है आप लोगों की कड़ाई के कारण अब धीरे धीरे सुधार आ जाएगा अपने आप। जी जी। तो चलिए, एक लंबा एपिसोड आज शूट हो चुका है दीपंकर जी के साथ। देखिएगा इस एपिसोड को, और ऐसे ही फिर और नए मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा, और आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।